नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा करने वाले। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, काफी छोटी सी न्यूज है। WTO एग्री एग्रीमेंट टिल्टेड अगेंस्ट डेवलपिंग नेशंस, ये स्टेटमेंट दिया है इंडिया के मिनिस्टर ने, पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हुई है, तो काफ़ी छोटी सी न्यूज़ आपको दिखेगी। यहाँ पे बस उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि जो अग्रीमेंट है, AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो अगेंस्ट डेवलपिंग नेशंस है। आज हम लोग इसके ऊपर एक विश्लेषण करेंगे, क्यों है। अगर आप इस खबर को समझेंगे, बस यहाँ पे मैं ये नाम हटा दूंगा, मिनिस्टर का नाम, और यहां पे मैं आपको दे दूंगा एक कीवर्ड, जैसे कि डिस्कस और एग्जामिन और क्रिटिकली एनालाइज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट WTO एग्री एग्रीमेंट इज टिल्टेड अगेंस्ट डेवलपिंग नेशन। ये एक पोटेंशियल सवाल बन जाता है आपके लिए, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है दिसंबर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिसंबर 2021 में होगी, और आपकी प्रीलिम्स हो रही है अक्टूबर में। तो ये पोटेंशियल आपका मेंस को टॉपिक बन जाता है, जहां पे आप एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगी आगे चल के, उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तो चलिए यहां पे समझते हैं कि हमारे मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा। व्हाई दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, व्हाई इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड व्हाई इट इज alleged that it is against the developing nations। इसको समझेंगे हम इस लेक्चर में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बनी रहे स्टडी आई के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई वुड अर्ज यू टू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स एंड अवेल द सर्विसेज। चलिए पहले बात करते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की। जैसे कि मैंने कहा कि WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आ रही है, और मैंने आपको डेट बताया था 30 नवंबर को शुरू हो रही है, 3 दिसंबर को खत्म होगी। तो आने वाले समय में दिस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू टेक प्लेस। और ये क्यों जरूरी है? अगर आप WTO का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे यूनानिमसली जो भी डिसीजंस होती हैं, जो भी एग्रीमेंट्स होती हैं, वो सभी के ऊपर बाइंडिंग होती है। हम लोगों ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए हुए हैं, जैसे ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हो गया, ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिम्स एग्रीमेंट, गैट्स है जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज है। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हम लोगों ने साइन किए हैं, लेकिन आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नीचे जो बॉडीज आपको मिलेगी वो है जनरल काउंसिल और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एक रहती है। डिस्प्यूट सेटलमेंट मतलब अगर एग्रीमेंट को कोई देश वायलेट करेगा तो दूसरा देश उन्हें ड्रैग कर सकता है इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास। आपको याद होगा इंडिया को ड्रैग किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, इंडिया की जो डोमेस्टिक सोलर क्लॉज थी उसके चलते, राइट, और इंडिया ये केस हार भी गया था, ऑल्दो इंडिया इसको अपील करने वाला है। इसके अलावा देयर इज अ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड, और आपको दूसरी काउंसिल्स मिलेंगे, काउंसिल फॉर गुड्स, काउंसिल फॉर सर्विसेज, काउंसिल फॉर ट्रिप्स, राइट। तो ये उनका स्ट्रक्चर है, और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है दिसंबर में। उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी कंटिन्यूसली, जो भी डेवलपमेंट आएगी विल कवर इट। बट अभी चलते हैं खबर पे। क्या कहा मिनिस्टर ने? इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, जो वो एड्रेस कर रहे थे G33 की एक वर्चुअल इनफॉर्मल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही थी, जहां पे वो अभी प्लान कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे आगे आने वाले कॉन्फ्रेंस के लिए। G33 एक ग्रुपिंग है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे हम लोग। वहां पे पीयूष गोयल ने कहा कि देयर आर हिस्टोरिकल एसिमेट्रीज, देयर आर इम्बैलेंसेस इन दिस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। उन्होंने कहा है कि दीज डीप इम्बैलेंसेस दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज। और ये जो G33 की मीटिंग हो रही थी उसको ऑर्गेनाइज किया था इंडोनेशिया ने, बेसिकली टू डिस्कस एग्रीकल्चरल प्रायोरिटी इश्यूज। आने वाले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हम लोग कैसे इसको हैंडल करेंगे, कैसे हम लोग नेगोशिएट करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, इसके लिए ये एक मीटिंग प्लान की गई थी। अब ये G33 क्या है आपको ध्यान देना है। G33 एक कोएलिशन है डेवलपिंग कंट्रीज का, और इंडिया मोरलेस इसको स्पीयरहेड भी करता है। ये बना था 2003 के कैनकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से पहले। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सबसे पहले ये कैनकन सिटी आती कहां पे? अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, कैनकन इज एन अफ्रीकन सिटी, तो इज इट अ राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग? लेट मी नो एंड डू फाइंड इट एंड टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। तो ये जो G33 बना था, ये बना था नेगोशिएट करने के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज साथ में मिलकर नेगोशिएट करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, मेनली एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज को। जो दोहा राउंड ऑफ WTO नेगोशिएशंस हो रही थी, काफी आर्डुअस नेगोशिएशंस हुई, जिसमें बहुत सारी रिलैक्सेशन पूछी थी इन डेवलपिंग कंट्रीज ने। तो दिस इज द ग्रुप। और आपको याद रखना है,
अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, G33 comprises of 33 developing nations, the statement would be wrong, राइट। शुरुआती दौर में G33 था, लेकिन आज अगर हम लोग बात करेंगे 40 से भी ज्यादा कंट्रीज है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर आर 47 कंट्रीज एज ऑफ टुडे इन द ग्रुपिंग G33। और ये जो G33 है, ये लोगों ने काफी ज्यादा नेगोशिएशंस की है पहले से ही। इनफैक्ट इनकी दो स्पेशल चीजें हैं, एक है स्पेशल प्रोडक्ट्स इस जो अग्रीमेंट और एग्रीकल्चर में आते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जिसके ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, तो ऐसी एक लिस्ट बना रखी है इन्होंने। इसके अलावा इनका एक और चीज है सेफगार्ड मैकेनिज्म, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, यानी कि अगर इंपोर्ट डेवलप कंट्री से बहुत ज्यादा आ रही है तो उसके ऊपर एक टेम्पररी लेवी या फिर टेम्पररी टैरिफ या ड्यूटी लगाई जा सकती है। कुछ इस तरह की इन्होंने रिलैक्सेशंस पाए हैं पहले भी। तो अभी तक की डेवलपमेंट या फिर अभी तक की हमारी समझ क्या है कि G33 की मीटिंग हुई जहां पे हमारे मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को। अब ये एग्जैक्टली एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है क्या? देखिए, ये एक WTO का एग्रीमेंट है जो 94-95 में कंक्लूड किया गया था। और इसका एम क्या है? एम है ट्रेड बैरियर को हटाना और ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस और ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट को क्रिएट करना। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा बिल्कुल कि सर हम लोगों ने साइन ही क्यों किया, इन देशों ने माना ही क्यों? अब देखिए, पूरा जो WTO का एजेंडा है आपको समझना चाहिए कि ये एक वर्ल्ड मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करता है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, टैरिफ्स और बैरियर्स को हटाने की कोशिश करता है, और ये हमारे हित में भी है। ठीक है, ये हमारे हित में भी है। क्यों? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसान हूं, राइट, और समझ लीजिए मैंने गेहूं उगाया है, तो मेरी जो उपज है एक्सटेंसिव 100 क्विंटल गेहूं बनाए, तो मैं अपने घर के लिए जितना लगे उतना यूज करूंगा और बाकी मैं मार्केट में सेल करूंगा, इज इट? अब मार्केट में जब मैं सेल करूंगा, समझ लीजिए गेहूं का रेट है 100 रुपीज kg, लेकिन अगर फ्री ट्रेड ओपन हो रहा है तो यूनाइटेड स्टेट्स में उसी गेहूं का रेट कम रहेगा, समझ लीजिए 80 रुपीज kg है, और वो लोग इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को 100 रुपए में जो बिकना था वो अभी अगर यूएस का माल आ जाएगा इंडिया में तो वो कम रेट कर देगा, यानी कि इंडिया में भी प्राइसेस गिर जाएंगे, तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट आया ताकि एक ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेट हो, यानी कि प्राइसेस हो या फिर प्रोडक्ट्स हो सेम क्वालिटी के, गुड स्टैंडर्ड्स के, गुड ग्रेडिंग के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, और साथ ही साथ प्राइस भी थोड़ा सा इक्वल रहे। तो ये सबके हित में है, बेसिकली आपको ये समझना है। लेकिन जब ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर साइन किया गया था तो ये काफी श्रूडली साइन किया गया। डेवलप कंट्रीज ने कुछ फोर्स किया था और डेवलपिंग कंट्रीज को, इसीलिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल भी माना जाता है, क्योंकि ये एक टूल बन चुका है डेवलप कंट्रीज के हाथों में, जहां पे वो डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। इनफैक्ट आपको ये ध्यान रखना है, G33 और दूसरे जो देश हैं वो अभी भी इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए समझते हैं क्या हुआ था यहाँ पे और किस तरह ये डेवलप कंट्रीज हम जैसे देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे एक्सप्लॉइट करती है। देखिए, इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। अब एक पिलर है मार्केट एक्सेस, दूसरा पिलर है एक्सपोर्ट सब्सिडी, तीसरा पिलर है डोमेस्टिक सपोर्ट। अब पहला तो काफी सिंपल है, मार्केट एक्सेस मतलब यहां पे एक दूसरे के देश में मार्केट एक्सेस देना चाहिए, यानी कि आपके प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आएंगे, हमारे प्रोडक्ट आपके मार्केट में जाएंगे, जो भी टैरिफ्स रहेंगी स्टैंडर्ड टैरिफ्स रहेंगी, हमारे पास भी आपके पास भी, साथ ही साथ जो भी नॉन टैरिफ बैरियर्स रहेंगी उसको हम लोग टैरिफ बैरियर में टर्न करेंगे और एक सिंपल सा मार्केट क्रिएट करेंगे। तो दिस इज क्वाइट ओके, अभी तक यहाँ पे सबसे कम इश्यूज है, ऑल्दो यहाँ पे भी डेवलप कंट्रीज एक्सप्लॉइट जरूर करती है। मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। आपने कुछ सालों पहले देखा होगा कि इंडिया के अल्फोंसो मैंगोस के ऊपर बैन लगाया था यूरोपियन यूनियन ने और यूनाइटेड किंगडम ने भी। अब क्यों? इसी मार्केट एक्सेस के चलते, जहां पे उनके स्टैंडर्ड्स उन्होंने हाई कर दिए थे। उनके यहाँ पे जैसे कि फाइटो सैनिटरी एक स्टैंडर्ड्स है, जहां पे वो कहेंगे कि आपके जो मैंगोस आ रहे हैं वो अप्रोप्रिएट ग्रेडिंग नहीं हुए, अप्रोप्रिएट क्वालिटी के नहीं है, तो हमारी तरफ से एक्सपोर्ट रोक देंगे, लेकिन उनकी तरफ से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो इंडिया में आता रहेगा। इस तरह वो एक्सप्लॉइट करते हैं, बट नॉनदलेस दिस इज द लीस्ट कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट। अब इसके अलावा जो दूसरा पिलर है एक्सपोर्ट सब्सिडी, ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रीजन है। अब एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है? किसी भी देश में अगर आप एग्रीकल्चर के किसी एस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हो, उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप अपने फार्मर्स को सपोर्ट दोगे, और डेवलप कंट्रीज बहुत हद तक सपोर्ट देती हैं। आपको पता है इंडिया में तो एडवांस एग्रीकल्चर नहीं चलता है, लेकिन अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूके की बात करें, वहां पे बड़े बड़े फार्म्स हैं, कमर्शियल फार्मिंग होती है, तो वहां पे काफी ज्यादा
इनपुट एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलती है, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर उनको रिलैक्सेशन मिलती है, एक्सपोर्ट स्क्रिप्ट्स मिलती है, बहुत सारी चीजें उन्हें दी जाती है। तो इसकी वजह से वहां के जो प्रोडक्ट्स है वो आप पूरा वर्ल्ड ओवर भेज सकते हो। अब ये हम भी करते हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि 1995 में ये अग्रीमेंट फाइनलाइज किया गया, 1994-95, तो उस समय पे ये लॉक कर दिया गया एक्सपोर्ट सब्सिडी का जो डेटा था। तो उस समय पे डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा एक्सपोर्ट सब्सिडी देती नहीं थी, डेवलप कंट्रीज बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सब्सिडी देती थी, तो उसको लॉक इन कर दिया गया। तो इसके चलते वो और भी फायदे में रहते हैं। अब इसके अलावा एक और भी मीन्स है जिसकी वजह से डेवलप कंट्रीज फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं। अब देखिए यूएसए यहाँ पे रिलैक्सेशन कैसे लेता है। यूएसए यहाँ पे रिलैक्सेशन लेता है कि हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं हमारे फार्मर्स को। अब सब्सिडी यानी कि क्या, अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है फार्मर्स को, और वो कहते हैं ये जो अभी प्रोडक्शन हो रही है इस प्रोडक्शन को हम एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं दूसरे कंट्रीज में। तो वहां पे उनके फार्मर्स को तो पैसा मिला, उनकी प्रोडक्शन तो हो रही है, तो उनका एग्रीकल्चर मार्केट बढ़ ही रहा है कंटिन्यूसली। बट ये कहकर कि इट इज फॉर एड, तो एक्सपोर्ट सब्सिडी को और भी बढ़ाया जाता है कंटिन्यूसली, वन ऑफ द मेथड्स। इसके ऊपर भी काफी प्रॉब्लम्स चल रही है। अब सबसे बड़ी जो इशू है वो है डोमेस्टिक सपोर्ट के ऊपर। अब डोमेस्टिक सपोर्ट मतलब आपको पता है कि हमारे देश में किसानों के लिए बहुत सारा डोमेस्टिक सपोर्ट मिलता है, यानी कि आपको सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है आपके पास, सीड के लिए सब्सिडी आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट फ्री है, इसके अलावा एमएसपी है, बहुत सारी सब्सिडीज यहाँ पे मिलती है। तो ये जो डोमेस्टिक सपोर्ट है इसको कहा जाता है कि इसको लिमिट करना है, लिमिट करना है सारे ही देशों में। अब आप सोचिएगा कि इंडिया में इतनी सब्सिडी मिल रही है तो डेवलप कंट्रीज कितनी सब्सिडी दे रही होगी जहां पे कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो इसीलिए लिमिट करना है सभी को, डेवलप कंट्रीज को भी और डेवलपिंग कंट्रीज को भी। ये लिखा गया था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब यहां पे 3 तरह के सब्सिडीज की बात की गई। एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, यानी कि जो सब्सिडीज मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं करती, यानी कि रेट को नहीं बदलती है, रेट को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करती है। अब ये काफी ओके है। अब इसका उदाहरण रहेगा, समझ लीजिए मैंने सब्सिडी दी है फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, सब्सिडी दी है फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सारी चीजों को ओके किया जाता है, यानी कि ये हम कैलकुलेट भी नहीं करते इन आवर सब्सिडी कैलकुलेशन। ठीक, दिस इज ओके फॉर एवरीबॉडी, डेवलपिंग कंट्रीज को भी, डेवलप कंट्रीज को भी। अभी जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी है, यहां पे वो सब्सिडीज होती है जो प्रोडक्शन लिमिट करने की कोशिश करते हैं, राइट, प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज। अब इसका टिपिकल उदाहरण हो गया, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, प्राइस डेफिशिएंसी जो पेमेंट है हमारी, भावांतर भुगतान योजना जो मध्य प्रदेश की है। समझ लीजिए कि जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से भी नीचे चल रहा है कोई क्रॉप, तो जो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस अमाउंट वुड बी पेड टू फार्मर्स, राइट। इससे प्रोडक्शन के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, राइट, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, मार्केट रेट से जो भी कम है वो डिफरेंस आप फार्मर को पे कर रहे हैं। एक टिपिकल एग्जांपल। और ये जो ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, ये बहुत ही क्वेश्चनेबल काइंड ऑफ सब्सिडीज है। यहां पे डेवलप कंट्रीज बहुत फायदा उठाती है, वो आर्ग्यू करती हैं जो हम सब्सिडीज दे रहे हैं दोज आर ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, और उससे वो सब्सिडी का अमाउंट बढ़ाते रहते हैं कंटिन्यूसली। अब तीसरी सब्सिडी है एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। ये मना है, यानी कि इसको लिमिट करना है। ये क्या होती है, जिससे ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है, यानी कि मार्केट डिस्टॉर्ट होता है। आप अपने मार्केट में प्राइस के साथ कुछ खिलवाड़ करो, जैसे कि टिपिकल एग्जांपल होगी इसकी एमएसपी की, आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो भी सब्सिडीज हो जाएगी ना, वो एम्बर बॉक्स में आ जाएंगी, जो मार्केट को डिस्टॉर्ट करती है, मार्केट प्राइस को डिस्टॉर्ट करती है। अब इस चीज को लिमिट करने की बातें की गई। यहां पे कुछ टारगेट दिया गया। क्या टारगेट दिया गया? फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। अब डेवलप्ड कंट्रीज को यह कहा गया है कि 20% आप अपनी एम्बर बॉक्स की सब्सिडीज कम करोगे 6 साल में, यानी कि 2001 तक आप अपनी एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो भी है वो कम करोगे। इसके अलावा जो डेवलपिंग नेशंस है, डेवलपिंग नेशंस को यही चीज कहेगी, 13% आपको एम्बर बॉक्स सब्सिडीज कम करनी है, लेकिन इन्हें टाइम दिएगा 10 साल तक, यानी कि 2005 तक का टाइम दिया है। यहां पे तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और डी मिनिमस लेवल भी बनाया गया, यानी कि इसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज अपनी एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है वो 5% उनकी जो एग्रीकल्चरल वैल्यू रहेगी उस पर लिमिट करेंगे, और यही नंबर था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10%। यानी कि समझ लीजिए अगर मैं 100 रुपए की प्रोडक्शन कर रहा हूं, 100 रुपीज वर्थ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है यूएसए में, तो केवल 5 रुपए सब्सिडी आप दे सकते हो। वही अगर इंडिया में हो रहा है तो 10 रुपए सब्सिडी तक दे सकते हो। ये लिमिट है, राइट। अगर इस लिमिट को ब्रीच करेंगे तो दूसरे जो प्लेयर है दे कैन ड्रैग यू टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
कुछ इस तरह के प्रोविजंस थे, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अब इसमें कंटेंशियस इश्यूज, प्रॉब्लमेटिक इश्यूज क्या आ गए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है इंडिया, वहां पे आपको डोमेस्टिक सपोर्ट की काफी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप एमएसपी दे ही रहे हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हो। इसके अलावा हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है पीडीएस, राइट। पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें 1 2 3 गेहूं काफी कम रेट पे, राइस काफी कम रेट पे, दूसरे मिलेट्स काफी कम रेट पे, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं क्योंकि फूड सिक्योरिटी की बात है हमारे कंट्री के लिए। तो यहां पे ये जो लिमिट करना था 10%, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, मेनली बिकॉज ऑफ द पीडीएस प्रोविजंस। अब इसके अलावा भी कुछ इश्यूज थे। देखिए, एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो डिसाइड की गई थी 94-95 में, उनको अलाइन कर दिया गया था 1986-1990 लेवल पे। अब अगर आप उस समय की बात कीजिएगा तो इंडिया में ऑलमोस्ट निल एक्सपोर्ट सब्सिडी होती थी, बट यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सब्सिडीज दिया करती थी। और मैंने आपको बताया कि कैसे वो लोग एक्सपोर्ट सब्सिडी क्लॉज को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, इसलिए। अब इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये एम्बर बॉक्स की, जहां पे ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज को लिमिट करने की बात की है। और यहां पे भी जो फिगर्स है, जो नंबर्स है, उसको बाउंड कर दिया गया है 86-88 लेवल पे, यानी कि उस समय के प्राइस के उसको बाउंड कर दिया था। जो हमको टारगेट था 10 साल का, वी वर बाउंड बाय दैट नंबर। और उसके अलावा जो डी मिनिमिस लेवल था, डी मिनिमिस लेवल मतलब जो मैंने आपको बताया कि आगे चल के, स्पेशली आपका टारगेट कंप्लीट होने के बाद 2005 के बाद, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अस, हम लोग केवल 10% लिमिट करनी चाहिए। जो भी प्रोडक्शन करोगे उसका 10% आप सब्सिडी दे सकते हो, विच शुड बी ओके। एंड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज इट वाज 5% ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू। अब ये क्लॉजेस ऑब्वियसली वॉयलेट हो ही जाते, इंडिया को भी पता था, चाइना को भी पता था, दूसरे जो डेवलपिंग देश है, ब्राजील, इंडोनेशिया, हर जगह पे जो फूड सिक्योरिटी का जो थ्रेट आता है वो फील करने लगे। अब इसी के चलते इन्होंने बनाया G33 ग्रुपिंग 2003 कैनकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से पहले, और G33 का इंडिया भी एक भाग है। तो इसी के चलते वो कंटिन्यूअसली रिलैक्सेशंस मांग रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने 2008 में कहा था कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को ही बदलना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए, और स्पेशली डोमेस्टिक सपोर्ट जो है उसके कुछ प्रोविजंस, एक्सपोर्ट सब्सिडी के प्रोविजंस बदले जाने चाहिए, और एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, इक्विटेबल सॉल्यूशन। जो ये आपने टाइम लिमिट लगाई थी 1986 वाली, 1986-88 वाली, इसको हटाना है, एंड वी हैव टू चेंज इट टू द करंट लेवल्स। इसके ऊपर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, ऑल्दो कंटिन्यूअसली इसके ऊपर नेगोशिएशंस चल रही है। फाइनली 2013 में एक पीस क्लॉज दिया गया डेवलपिंग कंट्रीज को। अब ये भी हुआ था क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्रीज को साइन करानी थी ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, इसीलिए उन्होंने पीस क्लॉज के लिए अग्री किया है। पीस क्लॉज क्या है? 2013 के बाद, यानी कि परपेचुअली कंटिन्यू करेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है जब तक आपको डोमेस्टिक सपोर्ट को लिमिट करना है, लेकिन आपकी फूड स्टॉकिंग जो प्रोग्राम है, स्पेशली पीडीएस की जो प्रोग्राम है, उसको परपेचुअली आप कंटिन्यू कर सकते हो। और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए जो भी आप सब्सिडी दे रहे हो, उसकी वायलेशन के चलते कोई देश आपको डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड पे नहीं ले जा सकता। तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसी के चलते ये जो रिसेंट G33 की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, वहां पे वो अपना नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन को डिस्कस करने के लिए गए हुए थे कि आगे दिसंबर में हम जब WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी तो वहां पे हम लोग किस तरह से नेगोशिएट करेंगे विद दीज डेवलप्ड कंट्रीज। तो आगे चल के हमें पता चलेगा क्या होने वाला है, लेकिन इशू और भी बढ़ चुका है। फॉर इंस्टेंस, हाल ही में हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स देखी थी। इंडिया में फार्म इनपुट सब्सिडी डायरेक्टली जा रही है, प्रधानमंत्री किसान योजना से स्टेट्स की भी बहुत सारी प्रोग्राम्स है, राइट। अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने इनपुट सब्सिडी प्रोग्राम शुरू कर दिया, डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं फार्मर्स को। इंडिया ने कहा है कि इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी लिमिट्स ऑन दिस ऑल्सो, यानी कि पोटेंशियली आगे चल के ये भी एक इशू हो सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स का तो आर्गुमेंट है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है ही नहीं, इंडिया और चाइना को वो डेवलपिंग कंट्री नहीं मानते, बट इंडिया और चाइना यहाँ पे G33 की नेतृत्व करते हैं और नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं विद दी डेवलप्ड कंट्रीज। तो आने वाले समय में दिसंबर में काफी मजेदार सी डिस्कशन होने वाली है। क्या होगी नेगोशिएशंस, क्या होगा इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का, या फिर क्या नहीं होगा, क्योंकि अगर कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 2013 के बाद अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आया है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन 2021। विल देयर बी एन अमेंडमेंट टू एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर? इसके ऊपर हमारी कंटिन्यूअसली
नजर रहेगी। अगर कोई बदलाव आएंगे तो हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी IQ पर। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।